हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए NCERT हिस्ट्री क्लास 7 के MCQ। आज इसी क्रम में आपका यहां पर अध्याय 6वां है। यहां पर हम नगर, व्यापारी और शिल्पीजन इनसे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, आपका आज का पहला प्रश्न है, चोल काल में लुप्त मोम तकनीक का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता था? घरेलू उपयोग के बर्तन निर्माण में, हथियारों के निर्माण में, कांस्य मूर्तियों के निर्माण में, स्वर्ण आभूषणों के निर्माण में। जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं, चोल काल जो है यहाँ पर कांस्य मूर्ति बनाने के लिए प्रसिद्ध था। तो ये जो है लुप्त मोम तकनीक आपकी कांस्य मूर्तियों को बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसमें होता क्या है, पहले कोई हम मोम से कोई आकृति बना लेते हैं। उस आकृति को बनाने के बाद उपरांत हम क्या करते हैं, गीली मिट्टी का लेप इसके ऊपर चढ़ाते हैं और जब मिट्टी सूख जाती है फिर हम इस मिट्टी को आग पर गर्म करते हैं। उससे क्या होता है कि मोम जो होता है पिघल कर निकल जाता है एक छेद से, और उस छेद से फिर हम बाद में क्या यहाँ पे यानी कि पिघली हुई धातु उसके अंदर डाल देते हैं। और उसके उपरांत जो होता है, जो भी हमने सांचा तैयार किया था, उस सांचे की मदद से हम जो मनचाही प्रतिमा फिर बना पाते हैं। तो ये तकनीक आपकी लुप्त मोम तकनीक के नाम से जानी जाती है। आज भी आपके भारत में, खास करके दक्षिण भारत में, इसी तकनीक से ये कांस्य मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो पहले का आंसर है आपका सी वाला। दूसरा प्रश्न है अब आपका, चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यानी 4 कथन दिए हैं और बताना है आपको कौन सा गलत है। पहला है, वर्ष में 12 महीने बहने वाली कृष्णा नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। सेकंड, राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं। अगला है, नगर के वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन का नाम मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया गया है। अगला है, तंजावुर के निकटवर्ती नगर उरैयूर के सालीय बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे झंडियां बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार करते थे। देखिए, अगर बात की जाए आपके यहाँ पर जो तंजावुर शहर है या नगर है, ये कावेरी नदी के किनारे है, ना कि आपकी जो है यहाँ पर जो लिखा हुआ है कृष्णा नदी किनारे नहीं है, बल्कि ये कावेरी नदी पड़ती है। कावेरी नदी किनारे बसा हुआ एक शहर है। तो पहला वाला कथन असत्य हो जाएगा। आप लोग जानते ही होंगे कि ये जो आपका चोल वंश है, चोल वंश की जो ख्याति है, क्योंकि चोल वंश के लगभग सभी राजा जो है प्रतापी ही रहे हैं। तो यहाँ पर जो राजा राजराज प्रथम है, इन्होंने राजराजेश्वर या बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है इस नगर में। तो बी वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। बात करें आपके तंजावुर शहर की, तंजावुर शहर का जो वास्तुकार था उसका नाम था कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन। तो इसका नाम जो है वहाँ पर एक मंदिर की दीवार पर उत्कीर्णित किया गया है। तो ये सी वाला कथन भी सही है। तंजावुर के पास में एक यहाँ पर उरैयूर नाम का नगर और है, जहाँ पर साली बुनकर, यानी साली एक समुदाय या समूह बोल सकते हैं। तो साली बुनकर हुआ करते थे, जो मंदिर के उत्सव वगैरह के लिए झंडे झंडियाँ बनाने का काम करते थे। राजा या यहाँ पर जो भी मतलब राजशाही परिवार से संबंधित व्यक्ति हैं, उनके लिए कपड़े तैयार करते थे और आम लोगों के लिए भी मोटे कपड़े, सूती वस्त्र तैयार करते थे। तो यहाँ पर डी वाला कथन भी सही है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, केवल पहला वाला सही नहीं है, यानी कि ये कृष्णा नदी नहीं है बल्कि कावेरी नदी के किनारे ये शहर स्थित है। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित दिए हुए नगरों में से कौन सा मंदिर नगर नहीं है? यानी कि यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर एक शहर जो है टेम्पल सिटी नहीं है। देखिए, यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर ये बताया गया है इस प्रश्न के जरिए कि प्राचीन समय में क्या होता था कि जहाँ जहाँ मंदिरों का निर्माण होता था, वहाँ पर कुछ समय के बाद वहीं पर बस्तियाँ बस जाती थी, क्योंकि मंदिर वहाँ पर आपके सांस्कृतिक केंद्रों के साथ साथ आर्थिक और व्यापारिक केंद्र भी बन जाते थे। और धीरे धीरे करके वो पूरा जो मंदिर के आसपास का इलाका है एक बड़े नगर के रूप में यहाँ पर विकसित हो जाता था। तो यहाँ पर वही जो आपके सामने दिए हुए हैं, तंजावुर, कोलकाता, विदिशा, सोमनाथ, हैदराबाद, कांचीपुरम, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा जो है ये आपका जो है मंदिर नगर नहीं है। देखिए, बात करें सबसे पहले तंजावुर की, तो तंजावुर आपका एक मंदिर नगर है। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही है। कोलकाता की बात करें, देखिए कोलकाता की स्थापना की गई थी और ये आपको पता ही होगा, ये 18वीं सदी में जाके इसकी स्थापना हुई है। जॉर्ज चरनॉफ ने इसकी स्थापना की थी। तो कोलकाता तो यहाँ पर मंदिर नगर का उदाहरण नहीं है। इसके अलावा विदिशा भी है, यानी विदिशा को हम, विदिशा का जो प्राचीन नाम है इसका भिल्लन स्वामिन या फिर भीलसा या विदिशा के नाम से जानते हैं। ये भी एक प्राचीन मंदिर नगर है। सोमनाथ आप ऑलरेडी जानते हैं। हैदराबाद भी नहीं है। देखिए, हैदराबाद की भी स्थापना की गई थी
यानी कि हैदराबाद की भी स्थापना जो हुई है एक बाद में मुस्लिम शासक के द्वारा की गई है, तो हैदराबाद भी यहाँ पर आपका जो है मंदिर नगर नहीं है। हाँ, कांचीपुरम आपका जो है ये आपका मंदिर नगर है, कांचीपुरम मदुरै ये आपके दोनों मंदिर नगर हैं, ये तमिलनाडु में पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपका दूसरा और पांचवा ऑप्शन केवल गलत है, तो आंसर है आपका तीसरे का डी, यानी कि कोलकाता और हैदराबाद यहाँ पर मंदिर नगर नहीं है। बाद बाकी आपके तंजावुर, आपका जो है सोमनाथ हुआ, विदिशा हुआ, इसके अलावा कांचीपुरम, मदुरै या फिर आंध्र प्रदेश का तिरुपति, ये सब मंदिर नगर के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर आंसर है आपका तीसरे का डी, यानी पूछा गया है कौन सा मंदिर नगर यहाँ नहीं है। चौथा प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन से तीर्थ स्थल धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। देखिए यहाँ पर पहले समझने वाली बात यह, तीर्थ स्थल क्या होता है। तीर्थ स्थल का मतलब होता है कोई पूजनीय स्थल, यानी ऐसा कोई स्थल जहाँ पर हम मान लें कि भाई हिंदू धर्म की परंपरा के अकॉर्डिंग वहाँ पर कोई या तो सिद्ध पुरुष हुए हों, महान संत हुए हों, या कोई ईश्वरीय अवतार वहाँ पे हुआ हो, तो इस स्थल को हम तीर्थ स्थल के रूप में वहाँ पर जानते हैं। तो यहाँ पर वही है, यहाँ पर आपको ये मंदिर तो स्थापित किए गए थे। देखिए मंदिर, ये ज़्यादातर जो मंदिर बनाए गए हैं ये राजाओं ने, प्रशासकों ने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार बनाए हैं, ये कोई तीर्थ स्थल नहीं थे। तीर्थ स्थल वो होते हैं जो हमारे आपके पौराणिक साहित्य वगैरह है उसमें उसका जिक्र किया हो, वो तीर्थ स्थल माने जाते हैं। अगर आपको ज़्यादा अपने धर्म की नॉलेज है तो आपको पता होना चाहिए, खास करके जितने भी तीर्थ स्थल हैं हिंदुओं के, उन सब का जिक्र आपके जो भी वैदिक साहित्य है, यानी कि आपके जो पुराण वगैरह हैं उन सब में वर्णन किया गया है कि ये तीर्थ स्थल इसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर वही पूछा गया है, कांचीपुरम और मदुरै, वृंदावन और तिरुवन्नमलाई, मुर्शिदाबाद और बीजापुर, गोलकुंडा और मद्रास। देखिए यहाँ पर वृंदावन और तिरुवन्नमलाई जो हैं ये दोनों तीर्थ स्थल हैं, और ये यहाँ पर तीर्थ स्थल हैं जो बाद में धीरे धीरे विकसित होकर एक नगर के रूप में ये विकसित हुए हैं। यानी वैसे तो तीर्थ स्थल रहे थे जहाँ पर जो है धार्मिक व्यक्तियों के, लेकिन बाद में समय के साथ साथ यहाँ पर लोग बसते गए और ये नगरों के रूप में विकसित हो गए। तो यहाँ चौथे का आंसर है आपका बी वाला। पांचवा प्रश्न है अब आपका, अजमेर राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। पहला है, अजमेर 12वीं सदी में चंदेल राजाओं की राजधानी थी। सेकंड, मुगलों के शासन में यह सूबा यानी प्रांत यानी मुख्यालय बना। अगला है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं सदी में यहीं आकर बस गए। देखिए बात करें, आपने पढ़ा ही होगा कि जो अजमेर था वो चाहमान या चौहान शासकों की राजधानी हुआ करता था। तो ये चंदेल शासकों की नहीं था, बल्कि जो चौहान कहे जाते थे या चाहमान जिन्हें हम कहते थे, तो चौहान शासकों की राजधानी हुआ करता था। तो पहला वाला कथन असत्य है। बात करें सेकंड कथन की, तो देखिए ये बाद में आगे चलकर, ये पहले 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था, आगे चलकर मुगलों के शासन में ये सूबा यानी कि मुख्यालय बन गया। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन भी सही है। थर्ड है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक प्रसिद्ध संत हुए थे यहाँ पर, जिनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और वो भी 12वीं सदी में आकर यहीं पर बस गए। तो तीसरा वाला कथन भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये तो स्थल है ही हैं दर्शनीय, इसके अलावा यहाँ पर अजमेर के पास में ही एक पुष्कर सरोवर भी है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ये भी एक आपका तीर्थ स्थल है, पुष्कर सरोवर। तो यहाँ पर भी हजारों श्रद्धालु जो है नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, और आपको ये भी पता होगा कि पूरे देश में ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर आपका पुष्कर में ही है। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। केवल पहला कथन असत्य है, तो आंसर है आपका केवल एक, यानी पहला वाला कथन आपका यहाँ पर असत्य है। छठवां प्रश्न है अब आपका, 8वीं शताब्दी से उपमहाद्वीप में हुए अनेक छोटे छोटे नगरों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, इनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ था। इनमें आमतौर पर एक मंडपिका होती थी जहां आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए आते थे। अगला है, इनमें ऐसी गलियां थीं जहां दुकानें एवं बाजार थे जिन्हें हट कहा जाता था। अगला है, कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय किया करते थे। देखिए हम जानते हैं कि 8वीं शताब्दी के बाद अपने भारतीय उपमहाद्वीप में छोटे छोटे नगरों का विकास हुआ है। यानी ऐसे बहुत सारे नगर हुए हैं जो कि पहले कभी कभी बड़े बड़े गांव हुआ करते थे, लेकिन वहाँ पर जैसे ही वहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ती चली गई, जमावाड़ा लोगों का जमावाड़ा बढ़ता चला गया, वो एक छोटे छोटे नगरों के रूप में विकसित हो गए। तो आमतौर पर यहाँ पर मंडपिका हुआ करती थी। देखिए मंडपिका से ही आज आपका जो वर्तमान शब्द जो निकला है, इसको मंडी के रूप में जानते हैं। जैसे सब्जी मंडी हुआ, आपकी वस्त्र मंडी हुआ, ठीक है। मंडी का अर्थ यही होता है कि यहाँ पर बहुत सारा क्रय विक्रय हो, बहुत सारे लोग आते जाते हों, वो मंडपिका यूज होता है। तो यहाँ पर आमतौर पर यहाँ पर एक मंडपिका होती थी, जिसको हम बाद में मंडी के नाम से जानते हैं। यहाँ आसपास गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है।
यहाँ पर कुछ ऐसी गलियाँ भी थीं जहाँ पर दुकानें और बाजार होते थे, इन्हें हट कहा जाता था। देखिए इसका बाद में रूप निकला हुआ है हाट। आपने सुना होगा कि बुद्ध की हाट, मंगल हाट, तो ये हाट शब्द जो निकला है वो यहीं से निकला है। तो सेकंड वाला कथन भी सही है। हम यहाँ देखते थे कि ये जो छोटे छोटे नगर थे, इन नगरों में कुछ स्थायी दुकानें भी थीं जो कि लोग वहाँ पर बस कर अपनी दुकान खोलकर प्रॉपर तरीके से कारोबार करते थे। कुछ यहाँ पर टेम्प्रोरी व्यापारी भी थे जो समय समय पर, यानी कि जैसे मान लीजिए सप्ताह में 2 दिन बाजार यहाँ पे लग रहा है तो 2 दिन के लिए यहाँ पर आ गए और 2 दिन बाद कहीं और लगेगा, फिर कहीं और पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी व्यापारी थे जो घूम घूम कर जो है क्रय विक्रय किया करते थे। तो तीसरा वाला कथन भी यहाँ सही है। यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं, तो आंसर है आपका डी, उपरोक्त सभी। 7वां प्रश्न है अब आपका, छोटे नगरों की प्रशासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार छोटे नगरों में या इनके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता था। अगला है, ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे यानी टैक्स लगाते थे और कभी कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे। देखिए यहाँ पर जैसे जैसे आप देखेंगे ये छोटे छोटे आपके गांव थे जो कि बाद में, छोटे छोटे गांव बोल रहा हूँ, बड़े बड़े जो गांव थे जो बाद में आपके छोटे छोटे नगरों के रूप में विकसित हो गए। तो यहाँ पर ये होता था जैसे कोई सामंत वगैरह हुआ या परवर्ती काल का कोई बड़ा जमींदार हुआ तो वो यहाँ पर अपने आप को राजा के रूप में स्थापित कर लेता था, यानी अपना किलेबंदी करके यहाँ पर एक महल टाइप छोटा सा बना लेता था। तो पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ऐसे जो सामंत या फिर जमींदार थे ये व्यापारियों पर, शिल्पकारों पर और व्यापार की वस्तुओं पर टैक्स लगाते थे। कभी कभी हमें यह भी देखने को मिलता है कि इनके आसपास कोई मंदिर वगैरह हुआ करता था तो मंदिर के पुजारी या महंतों को ये कर संग्रहण का अधिकार दे दिया करते थे। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन भी यहाँ पर सही है, यानी यहाँ पर साथ में कि दोनों ही कथन सही हैं। तो आंसर है आपका सी, यानी 1 और 2 दोनों। 8वां प्रश्न है अब आपका, यहाँ पर मणिग्रामम और नानादेशी शब्द किन्हें सूचित करते हैं। उत्तर भारत के व्यापारी संघों को, दक्षिण भारत के व्यापारी संघों को, उत्तर भारत के किसानों के संघों को, दक्षिण भारत के ब्राह्मणों के संघों को। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़े और छोटे व्यापारी जो हुआ करते थे उस समय, तो उस समय भी बड़ी समस्याएं थीं। जब व्यापार करने के लिए कहीं जाया करते थे तो उस समय भी बड़ी समस्याएं थीं। अक्सर काफिले वगैरह लूट लिए जाते थे, चोरी डकैती, लूटमार, ये सब चीज़ें हुआ करती थी। तो व्यापारी जब कहीं जाया करते थे तो पूरा झुंड बना के जाते थे, पूरा ग्रुप में जाते थे ताकि उनके साथ कोई अनहोनी या कोई इस प्रकार की घटना ना होने पाए। तो ऐसे करके जो इनके संघ बने उनको व्यापार संघ कहा गया, यानी एक ही प्रकार के कोई व्यापारी हैं, एक ही प्रकार का कोई सामान बेचने वाले व्यापारी हैं तो उनका पूरा एक संघ तैयार हो गया जिसको व्यापार संघ कहा गया। और इसको दक्षिण भारत में गिल्ड के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये गिल्ड कहलाए, ये संघ जो थे वो गिल्ड कहलाए। तो ऐसे हमें कई सारे जो है संघ देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये वही करते थे, ये व्यापारी ये आमतौर पर, क्योंकि इन्हें राज्यों से, जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था तो जंगली जानवर भी मिलते थे, कुछ लुटेरे भी मिलते थे। तो इन सब से बचने के लिए क्या करते थे, ये आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए ये व्यापार संघ बनाते थे, यानी गिल्ड बनाते थे। दक्षिण भारत में हमें यहाँ पर 8वीं शताब्दी इसके बाद के काल में ऐसे अनेक संघ देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपके बताया गया है जो मणिग्रामम और नानादेशी आपके क्या है, दक्षिण भारत के व्यापारी संघ हैं ये। तो यहाँ पर 8वें का ऑप्शन होगा बी वाला, यानी आंसर है आपका बी। तो ये देखिए, ये जो व्यापार संघ हुआ करते थे ये केवल देश तक ही सीमित नहीं थे, ये भारतीय प्रायद्वीप में तो व्यापार करते ही थे, इसके अलावा विदेशों में भी, यानी दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के साथ साथ दूर दूर तक भी व्यापार करते थे। तो ऐसे में यहाँ पे उदाहरण देखने को मिलते हैं। 9वां प्रश्न है अब आपका, गुजरात के हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा समुदायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों व फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, देखिए अफ्रीका लिख दिया यहाँ पे, अफ्रीका होगा, ठीक है, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ व्यापार करते थे। अगला है, वे इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे और बदले में अफ्रीका से मसाले, टिन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी के एवं दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से सोना और हाथी दांत लाते थे। देखिए आपको पता ही होना चाहिए, यहाँ पर हमें गुजरात में, वैसे तो गुजरात में बहुत सारे समुदाय देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रमुख समुदायों में गुजराती बनिया, यानी गुजराती जो हिंदू बनिया है वो देखने को मिलेंगे, और दूसरा समुदाय मुसलमानों में मुस्लिम बोहरा समुदाय देखने को मिलेगा, जो कि जिन्होंने व्यापार में एक अहम योगदान निभाया है गुजरात में। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपका इतिहास बोल रहा है। तो देखिए ये क्या करते थे, ये दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों, इसके अलावा फारस की खाड़ी,
पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ व्यापार करते थे। तो पहला वाला कथन सही है। ये क्या करते थे, ये पत्तनों में जो है कपड़े और मसाले बेचते थे और बदले में बताया गया अफ्रीका से मसाले, टिन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी ये सब लाते थे। वहीं दक्षिण पूर्व एशिया से और चीन से सोना और हाथी दांत लाते थे। देखिए यहाँ पर ये सेकंड वाला ऑप्शन गलत है। ये देखिए ये अफ्रीका से खास करके सोना यानी गोल्ड और जो हाथी दांत है, क्योंकि अफ्रीका में हाथी अच्छे खासे पाए जाते हैं साउथ अफ्रीका में, तो सोना और हाथी जो था आपका कहाँ से आता था, अफ्रीका से आता था। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से आपके जो है ये क्या आते थे, मसाले, टिन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी आती थी। तो यहाँ सेकंड वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला कथन सही है। तो 9वें का आंसर होगा यहाँ पर ए, यानी केवल एक। 10वां प्रश्न है अब आपका। यहाँ पे कथन दिया है, कारण दिया है और बताना है आपको कि क्या कारण की पुष्टि हो रही है या नहीं हो रही है। पहला है, पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। कारण, लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे और वहाँ से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाजारों में पहुँचाते थे। देखिए यहाँ पर कथन भी सही है और यहाँ पर स्पष्टली कारण भी सही है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि जो कारण है वो कथन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ज़्यादातर यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर जो ईसाई, जो सीरियाई ईसाई या फिर अन्य जो अरबी फारसी ये आए हैं, ये बताया गया व्यापार के उद्देश्य से आए हैं। यानी इस कथन का अर्थ ये निकल कर आ रहा है कि ये लोग व्यापार के उद्देश्य से आए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोगों ने इतिहास पढ़ा है, हमने जानते हैं, क्लास 6 से भी हमने पढ़ा है और जानते हैं कि तमाम लोग भारत में धर्म की अभिवृद्धि के लिए भी आए थे। वे केवल व्यापार करने नहीं आए थे, बल्कि अपना धर्म का प्रचार करने भी आए थे। केवल इस उद्देश्य से नहीं आए थे केवल व्यापार करेंगे हम। तो यहाँ पर यानी कथन तो सही है, कारण भी सही है, लेकिन यानी ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो यहाँ पर 10वें का आंसर होगा आपका बी वाला। 11वां प्रश्न है अब आपका। कांस्य मूर्तियां किन किन धातुओं के मिश्रण से बनाई जाती हैं? तांबा और जस्ता, चांदी और लोहा, तांबा और टिन और लोहा। देखिए आपकी जो तांबे की मूर्तियां होती हैं ये खास करके कांसे की जो मूर्तियां होती हैं ये खास करके तांबा और टिन के मिश्रण से बनाई जाती हैं। टिन जिसको रांगा भी कहा जाता है, आपने सुना होगा रांगा, ठीक है, तो इसको रांगा कहा जाता है। तो ऐसे करके इनके मिश्रण से जो है ये आपकी कांसा तैयार किया जाता है। और मान लीजिए हमें जो घंटा होता है आपका मंदिर में बजाने वाला, अगर वो तैयार करना है घंटा धातु, तो हम उसमें थोड़ा सा टिन का अनुपात बढ़ा देते हैं जिससे कि आवाज़ अच्छी खासी निकले। तो यहाँ पर कांसे की मूर्तियाँ तांबा और टिन का मिश्रण होती हैं और ऐसे करके आपकी कांस्य धातु तैयार होती है। तो यहाँ पर 11वें का आंसर है आपका सी वाला। 12वां प्रश्न है अब आपका। 16वीं सदी में काबुल से होने वाले व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है यहाँ पर कौन सा कथन आपका असत्य है। पहला है, 16वीं सदी में काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। अगला, काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताजे फल ऊँटों पर लाद कर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप और अन्य भागों में ये बेचे जाते थे। अगला है, इनके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। अगला है, काबुल हाथियों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। देखिए हमें यहाँ पर आपके काबुल के बारे में कुछ जानकारी मिलती है, खास करके एक हीरो का एक सौदागर है। 17वीं शताब्दी में एक हीरो का सौदागर है बैप्टिस्टे टेबिरनियर। तो इसने अनुमान लगाया है, इसने यहाँ पर इसके बारे में, क्षेत्र के बारे में चीज़ों को बताया है विस्तार से। जो 16वीं सदी में जो काबुल और कांधार जो था तो सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था। पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। तो काबुल से खास करके मेवा, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े, ताजे फल ये सब ऊँटों पर लादकर आपके भारतीय उपमहाद्वीप में या फिर अन्य देशों में आपके यानी कि आपके जो अरब कंट्री हैं वहाँ पर भेजे जाते थे। तो सेकंड वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। इसके अलावा यहाँ के बाजार में हम देखते हैं गुलामों की भी बिक्री होती थी, यानी गुलाम भी बेचे जाते थे। यहाँ पे बताया गया है काबुल हाथियों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। जी नहीं, यहाँ पर आपको पता ही होना चाहिए कि ये जो है आपके जो यानी इराक या जो आपका यानी यूरोप वाला प्रांत पड़ता है। यूरोप वाले प्रांत से अगर भारतीय उपमहाद्वीप को जोड़ेंगे तो बीच के रास्ते में ये पड़ता है। तो जब आप सभी ये बात जानते हैं कि जो घोड़ा है वो हमारे यहाँ का नहीं है, यानी घोड़ा हमारे भारतीय उपमहाद्वीप का जानवर नहीं है, ये आपके यूरोप से आया हुआ है, खास करके बैक्ट्रिया वाले प्रांत से। तो यहाँ से जब बैक्ट्रिया से घोड़े लाए जाते थे तो यहीं पर इस बाजार में इसकी नीलामी होती थी, बिक्री होती थी। तो काबुल जो था एक घोड़ों के व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था, ना कि हाथियों के व्यापार का। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ 12वें का आंसर होगा आपका डी, यानी केवल चौथा वाला कथन गलत है। 13वां प्रश्न है अब आपका। बीदरी शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, बीदरी शिल्प का नाम स्थानीय शासकों के नाम पर रखा गया। अगला है,
बिदरी शिल्प में चांदी तथा तांबे में जड़ाई का काम किया जाता है। देखिए यहाँ पर बात करें यहाँ पर बिदरी शिल्प की, तो बिदरी शिल्पकार, यहाँ बिदर के शिल्पकार जो थे वो चांदी और तांबे की जड़ाई का काम करते थे और वो इस काम में बहुत ज़्यादा माहिर थे। तो उनकी इसी शिल्पकारी के नाम पर इस शिल्प का नाम ही बिदरी पड़ गया, ना कि शासकों के नाम पर। शासकों के नाम पे नहीं पड़ा है, बल्कि यहाँ के जो शिल्पकार थे जो कि आपके सोने और चांदी की जड़ाई के काम में माहिर थे, उन शिल्पकारों के नाम पर ही, उन शिल्पकारों के इस कौशल के नाम पर ही इस शिल्प का नाम जो है बिदरी पड़ गया, ना कि स्थानीय शासकों के नाम पर। तो पहला वाला कथन असत्य हो जाएगा। दूसरा वाला कथन सही है, क्योंकि चांदी और तांबे की जड़ाई में ये परफेक्ट थे। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन सही है। यहाँ पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो 13वें का आंसर है आपका बी, केवल दूसरा वाला कथन आपका यहाँ पर सही है। 14वां प्रश्न है अब आपका, मध्यकाल में पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय में निम्नलिखित में से कौन सा समूह शामिल नहीं था? लोहार, बुनकर, बढ़ई, सुनार, राजमिस्त्री, गड़रिये। देखिए पांचाल में यहाँ पे 5 समूह रखे गए थे। पांचाल का मतलब होता है 5, तो यहाँ 5 समूह यहाँ पर रखे गए थे, जिनमें आपका लोहार शामिल था, उसमें आपका बढ़ई शामिल था, सुनार शामिल था, राजमिस्त्री शामिल था, और एक समुदाय और होता है जिसका नाम है कसेरे। तो कसेरे समुदाय भी इसमें आता था। तो ऐसे करके यहाँ पे 5 समुदाय हो जाते थे। इसमें बुनकर और गड़रिये इसमें नहीं आते थे। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है कौन सा समूह आपके पांचाल में शामिल नहीं था, तो यहाँ पर आपका दूसरा और छठवां वाला इसमें शामिल नहीं था। तो 14वें का आंसर है आपको सी। अच्छा, आपको ये बताना है जो कसेरे होते हैं इनका काम क्या होता है, ये कमेंट में आप बताएंगे। आई होप, मुझे लगता होगा कि आप जानते होंगे, थोड़ा स्थानीय जो भी है बोलचाल या स्थानीय लोगों से जुड़े हुए होंगे तो आपको पता होगा कसेरे क्या होते हैं। नहीं पता हो तो अपने घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे पूछना। तो यहाँ पर 14वें का आंसर है आपका सी वाला, केवल 2 और 6। 15वां प्रश्न है अब आपका, मंदिरों को दान दक्षिणा देने वाले सालियार या कैक्कोलार समुदायों का संबंध किस पेशे से है? कांस्य मूर्तिकार, सुनार, व्यापारी, बुनकर। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जो मंदिरों को दान दक्षिणा देने के मामले में कुछ बुनकर समुदाय, कुछ या हम कह सकते हैं पांचाल या विश्वकर्मा समुदाय भी यहाँ पे अग्रणी देखे गए हैं। तो इसमें आपके शालियार या कैक्कोलार जैसे जो बुनकर हैं ये काफ़ी समृद्धशाली हो गए थे और ये काफ़ी समृद्धशाली बुनकर बन गए थे और बाद में ये मंदिरों को भारी भरकम दान भी दिया करते थे। तो यहाँ पर 15वें का आंसर है डी। 16वां प्रश्न है अब आपका, मुर्शिदाबाद के व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। अगला है, यह 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बन गया, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान इसका सितारा डूब गया क्योंकि वहाँ के बुनकर इराकी मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता में टिक ना सके। देखिए हम सब लोग जानते हैं कि कई शताब्दियों के लंबे समय के बाद अहमदाबाद जैसे कुछ बड़े नगर भी यहाँ व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। वहीं आपके तंजावुर जैसे नगर जो थे इनका फिर विघटन होने लगा, तंजावुर अब प्रमुख केंद्र नहीं रह गए। समय के साथ साथ कुछ नए नगर भी यहाँ उभर कर सामने आए हैं। तो आप देखते हैं कि 18वीं सदी तक आते आते यहाँ पर आपको देखेंगे कि पश्चिम बंगाल के जो भागीरथी नदी है इसके तट पर स्थित एक मुर्शिदाबाद है, तो यहाँ पर रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में ये उभर कर सामने आया है। पहला कथन बिल्कुल सही है। इनके अलावा यहाँ पर ये मुगल काल में ही, मुगल काल अंतिम दिनों में था, औरंगजेब का अंतिम टाइम चल रहा था, उसी समय ये बंगाल की राजधानी बन गया है। लेकिन इसी समय ये इसका सितारा का मतलब क्या है, एकदम इसकी उभरती हुई चमक है वो डूब गई है। डूबने का कारण क्या था, जो इंग्लैंड की मशीनों पर जो बनकर आए हुए सस्ते कपड़े हैं उनके सामने यहाँ के जो बुनकर थे वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से यहाँ की जो कपड़े हैं टिक नहीं पा रहे थे और ये फ्लॉप हो गया पूरा। सेकंड कथन गलत हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है इराकी मिलों से बनकर आए हुए नहीं, बल्कि इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए हुए, मशीनों से बनकर आए हुए जो कपड़े थे उनके सामने यहाँ के स्थानीय बुनकरों के बनाए हुए कपड़े टिक नहीं पा रहे थे। इस वजह से ये यहाँ का जो सितारा है वो डूब गया। तो यहाँ पर पहला वाला कथन केवल सही है, तो आंसर है आपका 16वें का ए। 17वां प्रश्न है अब हमारा, हम्पी के वास्तुकलात्मक सौंदर्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यहाँ पर गलत कौन सा है ये आपको बताना है। पहला है, हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। अगला है, यह नगर 1536 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। अगला है, हम्पी के किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। अगला है, हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। देखिए बात की जाए हम्पी नगर की,
तो हम्पी नगर आपका जो है वर्तमान में कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में ये स्थित है। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। और ये नगर जो था यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में बताया गया 1536 में स्थापित ये जो नगर है ये विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। नहीं, 1336 में स्थापित है ये, ना कि 1536 में। तो यहाँ पर बी वाला कथन गलत हो जाएगा। यानी ये जो नगर इसकी स्थापना हुई थी विजयनगर साम्राज्य की, ये 1336 में हुई थी। और ये हम्पी नगर को तभी यहाँ पर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इसको समृद्धि, इसकी जो है वैभव, जो वैभवशाली प्रतिभा है तभी यहाँ पर उभरी थी। तो यहाँ पर 1536 में नहीं बल्कि 1336 में यहाँ के किले की खास बात यह है कि इसके किले को बनाने में किसी प्रकार के गारे चूने का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि इंटरलॉकिंग टेक्निक होती है जिसमें पत्थरों को पत्थर में फंसाकर जोड़ा जाता है। उस टेक्निक का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो सी वाला कथन यहाँ पर सही है। इसके अलावा हम्पी जो है आपके जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल हैं इनकी सूची में भी ये शामिल है। ध्यान देने वाली बात यह, हम्पी अभी आपका जो है वर्तमान आपके कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक राज्य में स्थित है ये हम्पी। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ 17 में का बी वाला कथन गलत है। आंसर है आपका बी। 18वां प्रश्न है अब आपका, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम्पी के बाजारों में मूरों शब्द के किन के लिए प्रयुक्त होता था। यानी जो मूरों शब्द है ये किन के लिए प्रयोग किया जाता था। पुर्तगाली व्यापारियों के लिए, अंग्रेज व्यापारियों के लिए, मुस्लिम सौदागरों के लिए, चीनी व्यापारियों के लिए। देखिए यहाँ पर अब जब हम्पी अपने चरम पर था, यानी हम्पी अपने पूरे समृद्धि पर था, उस समय यहाँ पर खास करके आप देखेंगे तमाम वाणिज्यिक गतिविधियाँ, सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती रहती थी। और उन दोनों हम्पी के बाजारों में मूरों यानी खास करके मुस्लिम सौदागरों के लिए सामूहिक रूप से एक नाम कॉमन रूप से यूज किया जाता था। तो ये मूरा उन्हीं को कहा जाता था। इसके अलावा चेट्टी, पुर्तगाली, यूरोपीय व्यापारी, ये सब इन सब एजेंटों का यहाँ पे जमघट लगा रहता था। तो यहाँ 18वें का आंसर होगा आपका सी वाला। 19वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित पर्वों में से हम्पी का अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व कौन सा था। महानवमी, होली, दिवाली, कृष्ण जन्माष्टमी। देखिए उस समय जो हम्पी था ये यहाँ पर तमाम मंदिर भी थे, तो ये सांस्कृतिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र भी होता था। यहाँ पर जो देवदासियाँ हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, तो देवदासियाँ जो होती थी वो मंदिर के प्रांगण में जो भी इनका मंडप होता है वहाँ पर जो है नृत्य किया करती थी। तो वहाँ पर देव प्रतिमा के आगे नृत्य किया करती थी। वहाँ पर राजा, प्रजाजनन ये सब बैठकर देखते थे उनको। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि महानवमी पर्व जो कि आज दक्षिण भारत में नवरात्रि पर्व कहलाता है, ये उन दोनों हम्पी का एक महत्वपूर्ण पर्व था। यहाँ पर जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट हैं यानी पुरातत्वविदों हैं, उन्होंने उस महानवी मंच को भी खोज निकाला है जहाँ राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करता था, या फिर जो अधीनस्थ व्यक्ति हैं इनसे नजराने उपहार लिया करता था। वहीं विराजमान होकर राजा जो है नृत्य, मल्ल युद्ध, संगीत वगैरह ये सब कार्यक्रम देखा करता था। तो इस वजह से यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ का जो महत्वपूर्ण पर्व था वो महानवमी, जिसको हम दक्षिण भारत में नवरात्रि पर्व कहते हैं, तो ये यही था। तो यहाँ 19वें का आंसर है ए वाला। 20वां प्रश्न है अब आपका, प्रसिद्ध विरूपाक्ष यानी शिव मंदिर कहाँ स्थित है। यानी प्रसिद्ध जो आपका विरूपाक्ष मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है। बेलूर, श्रीरंगम, भद्राचलम, हम्पी। देखिए विजयनगर काल में बना जो आपका विरूपाक्ष मंदिर है ये आपके हम्पी में अवस्थित है। और मंदिर जो है वो सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे। आपको मैं जैसा कि मैंने बताया कि देवदासियाँ जो होती थी वो विरूपाक्ष मंदिर के अनेक स्तंभों वाली विशाल कक्ष में यहाँ पे नृत्य करती थी। और यहाँ पे राजा, यहाँ पे जो है और भी जो प्रजा वगैरह वो बैठ के नृत्य देखा करते थे। तो यहाँ पर 20वें का आंसर होगा आपका डी वाला। 21वां प्रश्न है अब आपका, 1565 ईस्वी में हुए राक्षस तगड़ी के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध दक्कन के किन किन सुल्तानों का गुट था। गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर। बीजापुर, अहमदनगर, खानदेश और बरार। बीजापुर, खानदेश, बरार और बीदर। गोलकुंडा, बीजापुर, खानदेश और अहमदनगर। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कृष्णदेव राय हैं, कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद यहाँ पे खींचतान चली है। और खींचतान चलने के उपरांत यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इनके पश्चात सदाशिव राय नाम का एक शासक यहाँ पर शासन के रूप में आया है। और जिस पर उसके मंत्री कह सकते हैं राम राय, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। राम राय एक यहाँ पर योग्य शासन प्रबंधक था, लेकिन सफल कूटनीतिक साबित नहीं हुआ। और उसने जो है बहमनी राज्य के खंडों से बने हुए 5 मुसलमानी राज्य जो थे, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार, इनमें फूट डालने का प्रयास भी किया। तो ये सारी नीति अपनाई, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक सक्सेसफुल नहीं हुआ। कुछ समय बाद राम राय के खिलाफ यहाँ पे दक्षिण भारत की जो 4 मुस्लिम राज्य हैं, यानी कि ये इसमें सब ये पूरा मुस्लिम राज्यों का संघ मिल गया और इन संघ ने मिलकर इस पर आक्रमण कर दिया। इसको तालीकोटा का युद्ध या फिर
राक्षस तंगड़ी के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपका अहमदनगर, बीजापुर, यानी कि आपका यहाँ पर जो नगर थे, इनमें आपके नगरों में आपके गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर, ये सब शामिल थे। तो यहाँ 21वें का आंसर होगा ए वाला। इसको तालीकोटा का या राक्षस तंगड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें रामराय जो था वो पराजित हुआ। तो यहाँ 21वें का आंसर है आपका ए। 22वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था? मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, मसूलीपट्टनम। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जो सूरत जो था पश्चिम का जो है प्रवेश द्वार माना जाता था, क्योंकि यहाँ से बहुत भारी संख्या में जहाज़ों से सामान भी भेजा जाता था और पश्चिम से आने वाले सामान को यहाँ पे रिसीव भी किया जाता था। यहाँ पे जहाज़ जो है लंगर डाल के यहाँ पे रुकते भी थे और सूरत से ही तमाम जो हज यात्री हैं वो मक्का जाया करते थे। तो यहाँ पर सूरत को जो है आपके मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है। तो यहाँ पर 22वें का आंसर है आपका सी। 23वां प्रश्न है अब आपका, सूरत से होने वाले व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, सूरत औरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। अगला है, सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों यानी जरी के लिए प्रसिद्ध थे। सूरत से जारी की गई हुंडियों की मान्यता केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक थी। तो देखिए पहली बात तो ये जान लीजिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, औरमुज या हरमुज ये वर्तमान में एक खाड़ी नहीं है बल्कि एक जल संधि है। और जल संधि का मतलब आप जानते होंगे कि जल संधि उसे कहते हैं जो दो समुद्रों को जोड़ता है। तो जो औरमुज की जल संधि है ये वास्तव में दो समुद्रों को जोड़ती है। दक्षिण में इसके जो पड़ती है वो फारस की खाड़ी पड़ती है, ठीक है, और इसके उत्तर की तरफ जो पड़ती है यानी कि फारस के आगे जो पड़ती है वो पड़ती है आपकी ओमान की खाड़ी। तो इनके बीच में ये आपकी जो हॉर्मुज जल संधि स्थित है। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि मिडाइवल में यानी मध्यकालीन के समय ये पूरा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के समुद्र को मिलाकर हॉर्मुज की खाड़ी बोला जाता हो, ये हो सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपके डाउट क्लियर कर दिया, क्योंकि आपकी किताब में वास्तव में सूरत की हॉर्मुज की खाड़ी यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि हॉर्मुज एक जल संधि है। तो हो सकता है यहाँ पर एक मिडाइवल में इसको पूरा हॉर्मुज की खाड़ी यानी फारस से लेकर ओमान तक का समुद्र है, सबको मिलाकर हॉर्मुज की खाड़ी बोला जाता हो, ठीक है। तो उस हिसाब से पहला वाला आपका कथन सही है। अगर ज्योग्राफी में आप वर्तमान समय में देखेंगे तो ये हॉर्मुज यानी हरमुज एक जल संधि है। तो ये आप अपना जाके देख भी सकते हैं। तो सूरत हॉर्मुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। यहाँ खास करके आप देखेंगे सूरत के वस्त्र जो होते थे अपने सुनहरे गोटा किनारियों के यानी जरी वर्क के लिए प्रसिद्ध थे और इनकी अच्छी खासी डिमांड भी थी। सूरत से जारी की गई हुंडियों की मान्यता केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक थी। देखिए पहले ये जान लेते हैं हुंडी क्या होता है। हुंडी एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है और हुंडी को कहीं अन्य प्रस्तुत करके आप जमा की गई राशि प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो हुंडी थी, हुंडियों को दूर दूर तक मान्यता प्राप्त थी। मिस्र के काहिरा में, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। तो यहाँ तीसरा वाला कथन असत्य हो जाएगा, यानी पहला दूसरा कथन केवल सही है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 23वें का बी, केवल 1 और 2 सही है। 24वां प्रश्न है अब आपका, 17वीं सदी का वह कौन सा महत्वपूर्ण पत्तन था जिस पर नियंत्रण के लिए हॉलैंड एवं इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें काफ़ी प्रयत्न किया। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कौन सा ऐसा पत्तन था जिस पर दोनों देशों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इन्होंने काफ़ी प्रयत्न किया। इसके लिए कलकत्ता, बम्बई, सूरत, मसूलीपट्टनम। देखिए मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम जो है ये आपका कृष्णा नदी जो पड़ती है, कृष्णा नदी के किनारे ये स्थित है ये, ठीक है। यानी कृष्णा नदी जो है तो कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है और ये 17वीं शताब्दी में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र रहा था। और हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियां हैं, इन्होंने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक वह जो है आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। और यहाँ पर आप देखेंगे मसूलीपट्टनम में हॉलैंड वासियों ने किला भी निर्मित करवाया है। यानी मसूलीपट्टनम में आप देखते हैं जो हॉलैंड वाले लोग हैं इन्होंने अपना एक किला भी बनवाया है। तो यहाँ पर आपका 24वें का आंसर होगा डी वाला, मसूलीपट्टनम के लिए दोनों में अच्छा खासा संघर्ष हुआ था। 25वां आपका प्रश्न है आपका, कथन दिया है, कारण दिया है, गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया। कारण जिससे कि वहाँ का व्यापारी पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चला जाए।
जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि जितने भी शासक थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती हुई शक्ति से भयभीत थे, तो उन्होंने अपने अपने स्तर पर प्रयत्न किए हैं। तो इसी क्रम में जो गोलकुंडा का कुतुबशाही शासक है, इसने कपड़ों, मसालों और अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया है। यानी इसका मतलब क्या था, इसके राज्य में केवल इसके राज्य में बनी हुई वस्तुएं ही बिकेंगी, बाहरी देशों की वस्तुएं यहाँ पर नहीं बिकेंगी। तो कथन यहाँ बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों किया, इसने कारण बताया गया है, इससे कि वहाँ का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चला जाए। तो यहाँ कारण भी सही है, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला है यहाँ पर 26वां प्रश्न, 18वीं सदी में गुमाश्ता किसके लिए प्रयुक्त होता था? डचों द्वारा बनाई गई सैन्य टुकड़ियों के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त व्यापारी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवादारों के लिए, पुर्तगाली सेना के तोपची के लिए। देखिए, आप ध्यान देने वाली बात यह है, गुमाश्ता शब्द ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त व्यापारियों के लिए होता था। और ये व्यापारी करते क्या थे, जो भारतीय बुनकर हैं उनको पेशगी देकर एक सामान यहाँ से उठाकर ले जाते थे। उनको पहले सामान बनाने से पहले पेशगी देते थे और उसके उपरांत मनमाना ऑर्डर देकर अपना मनमाना सामान इनसे बनवाते थे। तो इन अधिकारियों को यहाँ पर गुमाश्ता कहा जाता था। तो यहाँ पर 26वें का आंसर है आपका बी। 27वां प्रश्न है अब आपका, 18वीं सदी में मसूलीपट्टनम का अधोपतन हो गया, यानी मसूलीपट्टनम पूरी तरह से खत्म हो गया। कारण 17वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये बताया गया है कि इस वजह से ये मसूलीपट्टनम खत्म हो गया, ये बताया है इन्होंने कारण। देखिए, यहाँ पर जब मुगलों ने क्या किया है, गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली है, तो उनके जो प्रतिनिधि हैं सूबेदार मीर जुमला, इसने, जो कि स्वयं को एक सौदागर भी था ये स्वयं में एक, इसने हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना स्टार्ट कर दिया है। और 1686-87 में औरंगजेब ने गोलकुंडा को जो है मुगल साम्राज्य में यहाँ पर मिला लिया है। इसके कारण कंपनियों के पास अन्य विकल्प तलाशने लगे हैं और कंपनियों की नई नीति ने यहाँ पर केवल इतना ही केवल पर्याप्त नहीं था कि पत्तन या भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखें। इनके लिए जरूरी ये भी था कि यहाँ पर पूरा राजनीतिक, प्रशासनिक और वाणिज्यिक भूमिकाएं इनके हाथ में आ जाएं, तभी यहाँ का प्रशासन ये चला पाएंगे। तो यहाँ पर धीरे धीरे देखते हैं, जैसे जैसे बाद में आप देखेंगे जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ है तो उसके साथ साथ फिर मसूलीपट्टनम का भी पतन होना स्टार्ट हो गया है। यानी जैसे जैसे आप देखेंगे जब कंपनी या व्यापारी जो है यहाँ से बम्बई, कलकत्ता, मद्रास चले गए हैं, तो मसूलीपट्टनम अपने आप में अपनी समृद्धि फिर खोता चला गया है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 28वां प्रश्न है अब आपका, 18वीं सदी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगर में बने ब्लैक टाउन्स में कौन लोग रहते थे? भारतीय कारीगर, गोरे शासक, ब्रिटिश कारीगर एवं सौदागर, भारतीय कारीगर एवं सौदागर। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे 18वीं शताब्दी में यहाँ पर आपके बम्बई, कलकत्ता, मद्रास जैसे नगरों का उदय हुआ, जो कि आज भी प्रमुख महानगर हैं। तो यहाँ शिल्प और वाणिज्य में यहाँ पर बड़े बड़े परिवर्तन भी आए। यहाँ पर बुनकर जैसे कारीगर और सौदागर हैं, ये इनके द्वारा यूरोपीय कंपनियों द्वारा बनाए इन नए नगरों में स्थापित जो ब्लैक टाउन्स थे वहाँ पर स्थानांतरित कर दिए गए। और ब्लैक का मतलब होता है देसी, यानी देसी व्यापारी और शिल्पकार जो थे वो आपके ब्लैक टाउन्स में रहते थे। वहीं आपके जो गोरे शासक हैं वो मद्रास में उन्होंने जो फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में जो फोर्ट सेंट विलियम बनाया था, उनमें आपके खास करके गोरे लोग रहा करते थे। तो यहाँ पर भारतीय कारीगर और सौदागर की जो बस्तियाँ थी वो ब्लैक टाउन्स के नाम से जानी गई। तो यहाँ 28वें का आंसर है आपका डी वाला। 29वां प्रश्न है अब आपका, प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? बेलूर, श्रीरंगम, यानी बेलूर, श्रीरंगम, हम्पी और भद्राचलम। देखिए, यहाँ पर आपका जो विट्ठल मंदिर है, ये विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश के जो राजा हैं कृष्णदेव राय, इन्होंने विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया था और विजयनगर की साम्राज्य की राजधानी में ये मंदिर निर्मित है। इस मंदिर में यहाँ पर 56 तक्षित स्तंभों के से जो है संगीतमय स्वर निकलता है, इसलिए विट्ठल मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर जो 56 स्तंभ लगे हुए हैं उनसे उनको बजाने पर संगीतमय स्वर वो देते हैं। तो यहाँ पर आंसर है आपका सी, 29 का सी। 30वां प्रश्न है अब आपका, वास्को डी गामा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ सत्य है। पहला है, वास्को डी गामा भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक और वास्तुकला के बारे में जानने की इच्छा से प्रेरित था। अगला है, यह अटलांटिक महासागर के साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। अगला है, यह 1598 में कालीकट पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। देखिए, बात करें वास्को डी गामा की, तो वास्को डी गामा भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने पर तो इसका पहुंचने का क्या था, समुद्री मार्ग की खोज करना। इसके अलावा मसाले प्राप्त करने की इच्छा से यह प्रेरित था।
तो ये सांस्कृतिक या वास्तुकला में यहाँ पर इसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी यहाँ पर, तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग जानते होंगे दक्षिण अफ्रीका का जो दक्षिणी तट है, जिसको केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है, तो ये पूरा अटलांटिक महासागर के साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप को इसने निकलकर हिंद महासागर को पार करके भारत ये पहुंचा है। अगला है यहाँ पर ये 1598 में कालीकट पहुंचा है, नहीं, ये 1498 में केरल के कालीकट तट पर पहुंचा है और उसके अगले ही साल पुर्तगाल की राजधानी जो लिस्बन है वहाँ पर लौट गया है। तो ये वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था। तो यहाँ पर केवल सेकंड वाला कथन सही है, तो आंसर है आपका बी, केवल सेकंड। 31वां प्रश्न है अब आपका, कोलंबस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ गलत है इसके बारे में। पहला है, इटलीवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। सेकंड, वह 1492 में वेस्ट इंडीज तट पर पहुंचा। वेस्ट इंडीज का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भारत तक के समुद्री मार्ग को खोजने के लिए बहुत सारे व्यापारी लालायित थे, क्योंकि भारत की जो मसालों की डिमांड है यूरोप में बहुत ज़्यादा थी। तो इसी क्रम में यहाँ पर एक इटली वासी था क्रिस्टोफर कोलंबस, ये भारत पहुँचने का मार्ग खोजने के लिए ये अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर इसने यात्रा करने का निश्चय किया है। इसका मानना यह था कि पृथ्वी गोल है, अगर वो पश्चिम की ओर से भी जाएगा तो भारत पहुँच सकता है। तो इस वजह से पश्चिम की ओर गया। हालांकि वो पश्चिम की ओर जिन द्वीपों पर पहुंचा वो फिर बाद में उसको उन्होंने वेस्ट इंडीज का नाम दिया है भारत के नाम पर, यानी भारत पूर्व में पड़ता है, ये पश्चिम में पड़े तो इसके लिए इसका नाम वेस्ट इंडीज रख दिया। तो इसकी जो कोलंबस की वेस्ट इंडीज तक की पहुंचने की जो रास्ता था, इसी रास्ते को फॉलो करते हुए स्पेन पुर्तगाली नाविक यहाँ पहुंचे हैं और बाद में कुछ कई विजेता भी यहाँ आते रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर खास करके मध्य और दक्षिणी अमेरिका के बड़े भागों पर अपना कब्जा भी जमा लिया है और यहाँ पर जो स्थानीय जो मूल निवासी थे या जनजातियों की बस्तियाँ थी उनको नष्ट कर दिया है। तो यहाँ पर गलत कथन जो है आपका वो है डी वाला, यानी ना तो पहला असत्य है और ना ही दूसरा सत्य है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, गलत कोई नहीं है इसमें। तो यहाँ पर आंसर होगा डी, ना तो एक असत्य है और ना ही दूसरा असत्य है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए मेरी आप सभी से गुजारिश है, आप सब लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते ही रहा करिए, ताकि नए अभ्यर्थी उनको भी ये वीडियो देखने को मिल सके, वो भी इसके लाभ उठा सकें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।